अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से हैं। फिर से इस्तकबाल है आपके अपने यूट्यूब चैनल MR ऑफिशियल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के उर्दू बुक चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 हम लोगों के लिए बहुत ही ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज का जो बहस है, आज का जो मौजू है, वो एक साइंस फील्ड के मुतालिक ये बहस है। आर्यभट्ट एक बहुत ही बड़े साइंसदान गुजरे हैं। ये हिंदुस्तान के हैं। सबसे बड़ी खुसूसियत तो ये कि वो ये हमारे हिंदुस्तान के हैं, और हिंदुस्तान इसी वजह से नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे वजूहात हैं जिनके वजह से ये हिंदुस्तान तमाम दुनिया में फाइको मुमताज है। और इसी तरह त्रेगना जो है, ये भी जगह साइंस के खोज के एतबार से, रिसर्च के एतबार से बहुत ही उम्दा जगह है, बहुत ही बेहतरीन जगह है। और खुश किस्मती कहिए कि ये जगह भी हमारे हिंदुस्तान में है। और वो हिंदुस्तान के किस खिते में है? पटना के जिला में वाक़े है। और आर्यभट्ट के उलूम से, उनके मालूमात से, उनके तहकीकात से आज बहुत सारे साइंसदान दुनिया के अंदर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उनके ही ईजाद करदा तमाम वो नुस्खे जो आज हम लोगों के लिए संग मील और सही साबित हो रहा है। इसी तरह 1500 साल पहले जो वो खोज किए हैं आर्यभट्ट ने, वो आज के दौर के साइंसदान उसी से मदद हासिल करके अपनी साइंसी मालूमात को दुनिया के अंदर फैला रहे हैं, लोगों की खिदमत और उनकी मदद और ताउन कर रहे हैं। चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं कि आर्यभट्ट कौन है, कहाँ पैदा हुए और इनके बारे में क्या क्या खुसूसियात दी गई है किताबों में, इन्होंने क्या क्या लिखी और इन्होंने क्या क्या उमूर अंजाम दिए, उनको जान लेते हैं। ठीक है। आर्यभट्ट जो है, तो देख लीजिए, हिंदुस्तान के अहद कदीम की तारीख में एक गुप्त दौर जिसको बोलते हैं गोल्डन ईरा, तो गुप्त दौर है, उसको हम सुनहरा दौर भी कहते हैं। ठीक है। उसी दौर के बारे में बतलाया कि हुक्मरां थे, बहुत ज्यादा इल्म दोस्त थे, इंसाफ पसंद इंसान थे उस दौर में। और इसी तरह बड़े बड़े साइंसदान उस दौर में पैदा हुए, और आर्यभट्ट का ताल्लुक भी उसी दौर से था। यानी ये गुप्त दौर जिसको कहा गया है, उसी गुप्त दौर से आर्यभट्ट का ताल्लुक है। अब देखिए, 2 नंबरिया सवाल यहाँ बनाया जा सकता है कि किस दौर को गुप्त दौर कहा गया। ठीक है। तो आपको लिखना है हिंदुस्तान के अहद कदीम की तारीख में गुप्त दौर जो है सुनहरा दौर को कहा गया है। इसी तरह उस दौर की कुछ खुसूसियात दी गई है। हुक्मरान, इल्म दोस्त, इंसाफ पसंद, बड़े बड़े साइंसदान, और आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से था। 2 नंबरिया सवाल ये आया था कि आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से है, तो आपको लिखना है सुनहरा दौर से है, गुप्त दौर से है, सुनहरा दौर से है, गुप्त दौर से है। अब चलिए पढ़ लेते हैं कि आर्यभट्ट की पैदाइश किस जगह होगी और उसकी तारीख क्या थी और उसकी वफात कब हुआ। आर्यभट्ट की पैदाइश जो है पटना के मगरिब खगोल में हुआ, पटना के मगरिब खगोल में हुआ। और ये पैदाइश तारीख देख ले 476 ईस्वी में, 476 ईस्वी में, और इंतकाल 564 ईस्वी में। गोया के उनकी टोटल उम्र जो होगी 88 साल उनकी उम्र होगी। यानी ये आर्यभट्ट की टोटल उम्र 88 साल। तो आपको 2 नंबरिया सवाल में ये पूछा जा सकता, ये ऑब्जेक्टिव में ये सवाल पूछा जा सकता है कि उसकी पैदाइश तारीख क्या है या वफात तारीख क्या है, या आर्यभट्ट ने टोटल उम्र कुल उम्र कितनी पाई। तो आपको 88 उसकी टोटल उम्र लिखनी है और 564 उसकी वफात की तारीख, देहांत जो भी है, और उसकी पैदाइश तारीख 476 ईस्वी। देखिए उनकी तहकीक, वो जो है ना, आर्यभट्ट एक जगह बनाए थे जहाँ से इल्म नुजूम और इल्म शमसी के मुताल्लिक और सैयारों और सितारों के मुताल्लिक, सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण के मुताल्लिक जो मालूमात हासिल की, वो कहाँ बैठ करके, वो एक जगह है। चलिए अब मैं बतला देता हूँ। तहकीकी कामों के लिए तजर्बागाह पटना से 30 किलोमीटर दूरी में जुनूब में मसूरी के नज़दीक त्रेगना में कायम किया। एक तजर्बागाह कायम किया, एक जगह बनाई। कहाँ पे बनाई? वो पटना से 30 किलोमीटर दूर जुनूब में मसूर के नज़दीक त्रेगना जगह में अपना वो एक मकाम का ये कहता है कायम किया, तजर्बागाह कायम किया। त्रेगना में बैठकर ही मशहूर किताब आर्य सिद्धांत और तंत्र लिखे। और तंत्र ही जगह है
जहां पर बैठ करके आर्यभट्ट ने किताबें लिखी, सिद्धांत, ये आर्य सिद्धांत और इसी तरह तंत्र। ठीक है, आप ये याद रखिएगा मशहूर किताब कहाँ लिखी, किस जगह लिखी, तो आपको त्रिगना टिक करना है। ठीक है, और उनका तजर्बागाह कहाँ है, जुनूब में, मसूरी के जुनूब में त्रिगना में है। ठीक है, पटना गया रेलवे लाइन में मसूरी स्टेशन का नाम त्रिगना रखा गया। देखिए त्रिगना उस मकाम के वजह ही से मसूरी स्टेशन का नाम जो है ये क्या रखा, त्रिगना रखा। अब वो जो है तस्मिया अगर पूछ लिया जाए कि मसूरी स्टेशन का नाम क्यों रखा गया त्रिगना, इसलिए रखा गया कि तजर्बागाह जो आर्यभट्ट का है वो वही वाक़ है, और ये कई वजूह की वजह से बहुत ही फाइक है, बहुत ही मुमताज़ है, बहुत ही मारिफ व मशहूर है, इसी वजह से उसका नाम त्रिगना रखा गया। त्रिगना का अब ये बतला रहा है कि कहाँ ये लोकेशन इसका बतला रहा है कहाँ वाक़ है। त्रिगना जो है पश्चिम में सोन नदी है त्रिगना का, और पूरब में पुनपुन नदी। या ट्रिक देखिएगा, याद रहे त्रिगना कहाँ वाक़ है, वो दे देगा ऑप्शन में आपको, तो आप जो है 2 नंबरिया सवाल में ये आ सकता है। तो आप सोन नदी पश्चिम याद रखेगा, पुनपुन पश्चिम याद रखेगा, पुनपुन पूरब, पश्चिम में है सोन नदी और पूरब में है पुनपुन नदी के बीच जो है ये त्रिगना है। इस तरह आप एक कोड बना लीजिए, इस तरह इस कोड के माध्यम से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए त्रिगना की खुसूसियात बतलाई जा रही है कि वहाँ के मौसम कैसे होते हैं, वहाँ के आबो हवा का क्या माहौल है। तो वहाँ सालों भर मौसम साफ रहता है, और त्रिगना जो है हिंदी लफ्ज़ का एक हिंदी जुबान का एक लफ्ज़ है जिसका माना आता है तारे गिनना। त्रिगना का मतलब है तारे गिनना, यानी आर्यभट्ट जो है उस मकाम पर बैठ करके नज़ाम शमसी और सैयारों के मुतालिक जो अपनी खोज कर रहे थे, उसमें सर्च कर रहे थे, तो इसीलिए त्रिगना का जो है जगह का नाम रखा गया इस आर्यभट्ट की वजह से। और आर्यभट्ट जो है नज़ाम शमसी के मुतालिक, नज़ाम कमरी के मुतालिक जो उलूम हासिल किए सैयारों को देख करके, उसी की वजह से इसका नाम त्रिगना पड़ा। आर्यभट्ट 60 फीट की बुलंदी का एक टीला बनवाया जिस पर बैठकर वो रातों को तारों और सैयारों के बारे में तहकीकात किया करते थे। क्या करते थे? तहकीकात किया करते थे। आर्यभट्ट जो है 60 फीट के मकाम पर एक टीला बनवाया कि वहां से मौसम साफ रहेगा, बादल नहीं रहेगा, क्योंकि त्रिगना ऐसी जगह है जहाँ पे सालों साल बादल नहीं होता, बारिश नहीं होती थी, वहाँ पे मौसम बिल्कुल क्लियर रहता था। वहाँ पर वो बैठ करके इल्म इसके मुतालिक चांद, सूरज और सैयारों और इसी तरह पृथ्वी के मुतालिक वहाँ पर जो है मालूमात हासिल करते थे। तो त्रिगना है आर्यभट्ट की ही ये मेहरबानी है कि आज के साइंसदां जो चीज़ें जिस फील्ड में काम कर रहे हैं वो उनके ही खोज की हुई चीज़ों से मदद हासिल करके अपना काम कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण कैसे लगता है। ठीक है, देखिए अब हम लोग यहाँ पे सूरज के बारे में पढ़ लेते हैं कि सूरज ग्रहण कैसे लगता है। सूरज ग्रहण 2 तरह का होता है, एक होता है जुज़वी सूरज ग्रहण, एक होता है मुकम्मल सूरज ग्रहण। जुज़वी ये हो गया 1 नंबर, और यह है मुकम्मल सूरज ग्रहण। अब इन दोनों में फ़र्क मैं बतला देता हूँ। अभी सबसे पहले ये बतला दूँ कि सूरज ग्रहण कैसे लगता है। ज़मीन के बारे में पहले पढ़ लीजिए, अर्थ के बारे में कि ज़मीन, ये ज़मीन है और ये चांद है और ये सूर्य यानी सूरज है। अब इन तीनों में से पहले ये कर लीजिए, मालूम कर लीजिए कि कौन अपनी जगह पे साकित रहता है, यानी वो हिलता नहीं है। सूरज अपनी जगह साकित, ये चलता फिरता नहीं है। ये जो है चांद घूमते रहता है, किसके इर्द गिर्द घूमते रहता है? जमीन के चारों ओर घूमते रहता है चांद। अब जमीन जो है ये भी घूमते रहती है। जमीन घूमती है, किसके इर्द गिर्द घूमती है? सूरज के इर्द गिर्द उनके में वो घूमती रहती है। अब देखिए ये दोनों, अब तो ये बात कंफर्म हो गई कि चांद चक्कर लगाते रहता है, जमीन भी चक्कर लगाती रहती है, लेकिन कौन किसके बीच में कब आएगा? तो सूरज ग्रहण लगेगा और चांद ग्रहण कब लगेगा? सबसे पहले देखिए जमीन और सूरज के बीच अगर चांद आ जाए, जमीन और सूरज के बीच अगर चांद आ जाए तो उस वक्त सूरज ग्रहण लगेगा।
लेकिन कैसे लगेगा वो आप देख लीजिए ये तस्वीर में। और दूसरी बात ये कि जुज़वी कब लगेगा, मुकम्मल कब लगेगा। अगर सूरज की रोशनी हल्की फुल्की ज़मीन तक जाती रहेगी, जैसे ये मून को इधर कर दीजिए यहाँ पे, तो हल्की सी रोशनी इधर जाएगी, हल्की सी इधर जाएगी, अर्थ में जाएगी। तो जब अर्थ में सूर्य की रोशनी जाएगी तो उस वक्त हल्की रोशनी के वक्त जुज़वी लगेगी। अगर मुकम्मल रोशनी जाना बंद हो जाए तो मुकम्मल सूर्य ग्रहण होगा। तो आप यहाँ पर इस बात को ज़्यादा ध्यान में रखिए कि सूरज अपनी जगह साकित है, चांद अगर ज़मीन और सूरज के बीच आ जाए तो सूरज ग्रहण लगेगा। हमारी ज़मीन को वैसे जो है दो वास्ते से उसको ग्रहण का वास्ता पड़ता रहता है, एक सूरज ग्रहण और दूसरा चांद ग्रहण के वजह से। अब देख लीजिए, जब एक सैयारा या एक सितारा किसी दूसरे सैयारे या सितारे पर अपना पर्दा डाल दे तो उस वक्त जो है सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण लगता है। जब अपना पर्दा डाल देगा तो रोशनी जाना बंद हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरह इसको समझ लीजिए। ये सूरज ग्रहण के बारे में पढ़ लिया, अब पढ़ लेते हैं चांद ग्रहण। ठीक है, चांद ग्रहण के बारे में पढ़ लेते हैं, ये दूसरे नंबर पे आता है। जब सूरज ग्रहण लगा था तो चांद कहाँ था, चांद यहाँ पर था, पृथ्वी की जगह पे, और पृथ्वी जो है चांद की जगह पे था। लेकिन जब पृथ्वी चांद और सूरज के बीच में पृथ्वी आ जाए तो उस वक्त चांद ग्रहण लगता है। आपको सबसे मेन बात याद ये रखनी है कि चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण में फर्क क्या है। चांद ग्रहण के वक्त जो है चांद और सूरज के बीच में जमीन यानी पृथ्वी आ जाती है, लेकिन जब सूरज ग्रहण लगता है तो उस वक्त पृथ्वी और सूरज के बीच में कौन आ जाता है, चांद आ जाता है। लेकिन अभी जब चांद जो है चांद और सूरज के बीच में पृथ्वी आ गई है तो ये चांद ग्रहण हो जाएगा। लीजिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे मैं पढ़ाता हूँ। देखिए यहाँ हम लोग पढ़ लेते हैं कि 2009 में जो है सबसे बड़ा सूरज ग्रहण जो हुआ था 21वीं सदी के एतबार से, वो 22 जुलाई 2009 को हुआ था। 2009 22 जुलाई का 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण था। ठीक है, इसके बारे में देखिए, अमेरिका के साइंस तहकीकी इदारा नासा है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बतलाना है कि नासा का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, नासा का एक साइंसदान जे एंडरसन था, जो कि 20 सालों से ये 2009 में पेश आने वाला जो है सूरज ग्रहण के मुतालिक वो स्टडी कर रहा था, अपनी मतलब मालूमात हासिल कर रहा था कि कैसे आएगा, किस तरह उसको सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बारे में उन्होंने कोई किताबें लिखी, कितने सफ़े के 200 सफ़ात के 200 पेजेस के किताबें उसने लिखी, और वो 2008 में ही उसको नोट्स को लिख करके पेश किया। और उसके लिए बतलाया कि सबसे अगर कोई अच्छी जगह है तो वो त्रेगना है। ठीक है, त्रेगना सबसे बेहतरीन मुनासिब तरीन जगह है। और इसके मुतालिक जो है बहुत सारे साइंसदान दुनिया भर के अलग अलग ममालिक से, यहाँ तक के जो दीगर ममालिक थे तो वो तो थे ही, लेकिन हिंदुस्तान के मशहूर सब जगहों से लोग वहाँ आए थे देखने के लिए। ठीक है, यहाँ हम लोग पढ़ लेते हैं, वो मुख्तसर तौर पे मैं लिख दिया हूँ, उसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ और आपको पॉइंट आउट करते जाऊँगा, उसको आप हाईलाइट करते हुए लिख लीजिएगा। ठीक है, ये अमेरिका के साइंसी के एक तहकीकी इदारा है जिसका नाम नासा है। आपको एक काम दिया है, नासा का फुल फॉर्म लिखना है। नासा का फुल फॉर्म आपने लिखना है। नासा का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि मैं भी जानूं कि आप कहां तक जनरल नॉलेज के बारे में मालूमात रखते हैं। एंडरसन जो कि 20 सालों से 2009 में पेश आने वाले सूरज ग्रहण के बारे में स्टडी कर रहा था, और स्टडी करने का कब से शुरू किया था वो 2000 स्टडी करने के बाद 2008 में उन्होंने 200 सफ़ात यानी 200 पेजेस की एक रिपोर्ट तैयार की, और उस रिपोर्ट में ये बतलाया कि बेहतरीन तरीन मकाम, सबसे अच्छा मकाम जो है सूरज ग्रहण 2009 में होने वाले 22 जुलाई का सबसे अच्छा जगह कौन सी रहेगी, वो उसके लिए सबसे अच्छी जगह त्रिगना रहेगी। 22 जुलाई 19 जुलाई के महीना और 2009 में पूरे महीना मुल्की और गैर मुल्की अखबारों में ये खबर जो है सूरज ग्रहण का खबर जो है
टॉप पर था और लोग ज़राओ ब्लॉग की मदद से सुनते आ रहे थे कि 2009 को 22 जुलाई को सूरज ग्रहण लगने वाला है और लोग इस इंतज़ार में थे कि जब लगेगा तो हम देखने जाएंगे। चलिए, मुल्क और गैर मुल्क के साइंसदां 22 जुलाई के महीना 2009 को बिहार की राजधानी पटना आने लगे और नासा के साइंसदां भी आए वहाँ पर। इसी तरह अदर कंट्री के बहुत सारे आए, यहाँ तक कि हिंदुस्तान के हमारे जो नैनीताल वहाँ से भी लोग आए और दीगर जगहों से लोग भी यहाँ पर कुछ मुआयना के लिए आए, कुछ नॉलेज हासिल करने के लिए आए। ठीक है, हज़ारों लोग इंतज़ार कर रहे थे। किसका इंतज़ार कर रहे थे? ये 22 जुलाई 2009 को कि हम सूरज ग्रहण अपनी आंखों से देखेंगे। देखिए, सूरज ग्रहण के बारे में आता है कि नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, उसके लिए एक कोई खास यंत्र तैयार किया जाता है जो साइंसदान या इसी तरह डॉक्टर परमिशन देते हैं कि इसकी मदद से देख सकते हैं, वरना आंखों की रोशनी उचक लेने और इसी तरह आंखों में दूसरी बीमारी पड़ने की खदशा होता है। ठीक है, आखिरकार जो है सुबह 5:29 और 58 का वो लम्हा आया कि जब लोग उतावले हो रहे थे कि देखेंगे, लेकिन क्या हुआ कि वो जो त्रिगना के बारे में तमाम साइंसदानों ने ये आंकड़ा लगाया था कि यहाँ का मौसम ठीक रहता है, लेकिन खुदा का करिश्मा देखिए कि बारिश हुई, जहाँ का मौसम सालों भर साफ शफाफ रहता था वहाँ पर भी त्रिगना में बारिश का मौसम छा गया, अब्र आलूद हो गया, लोग ना उम्मीद हो गए कि हम नहीं देख पाएंगे अपनी आंखों से, वो जाने लगे। देखिए, वापस देखने के लिए, दोबारा अगर देखने के लिए 123 सालों का इंतज़ार करना पड़ेगा। अब हम में से कौन 123 साल जिएगा भाई? अब कब होगा नहीं होगा, कोई कुछ नहीं देखने वाला। अब कौन होगा उस ज़माने में, कौन होगा, कौन देखेगा नहीं देखेगा, हम लोग तो यकीन है कि नहीं देख पाएंगे। देखिए, ये साइंसदानों का आंकड़ा है, ये साइंसदानों का आंकड़ा है कि त्रिगना का मकाम सबसे बेहतरीन मकाम है, वहाँ पर मौसम साफ और शफाफ रहता है, बादल नहीं छाया हुआ रहता है, अब आलूद नहीं रहता है, तो वहाँ आराम से हम सूरज ग्रहण के जो दृश्य होगा उसको आसानी से देख पाएंगे। लेकिन खालिक़े कायनात को कुछ और ही मंजूर था कि तुम अपने साइंस के बदौलत यहाँ तक पहुँचे हो, हमारे एक इशारे में ये सारी चीज़ें फना है। और सनूरीहिम आयातिना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यना अन्नहुमुल हक़ कि अल्लाह तबारक व तआला अनकरीब आफाक यानी ज़मीन में साइंसदान लोगों को दिखला देंगे कि हम क्या कुछ कर सकते हैं, और वहाँ पर उनका आंकड़ा फेल हो जाता है, साइंसदानों का आंकड़ा वहाँ फेल हो जाता है। इसलिए सबसे बड़ा जो साइंसदान है वो कौन है? ऊपर बैठा हुआ है। या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब इसको पॉइंट आउट जो कर दिया उसको अच्छी तरह से हल कीजिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। फिर आप नोट बना करके उसकी रिवाइज करते रहिए, और इस वीडियो को जब तक कि अगली वीडियो नहीं आ जाती है आप इससे नोट बना करके रिवाइज करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।